हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लर्न एक्सिस और मैं हूं आपका टीचर उमैर। आज की क्लास में हम सीखेंगे बेसिक मटेरियल अप्लाई करने का तरीका, जिसके लिए ब्लेंडर में हम प्रिंसिपल BSDF को यूज़ करते हैं। इसे PBR शेडर भी कहते हैं। ये क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करके किस किस टाइप के मटेरियल्स को बनाया जा सकता है, सब कुछ सीखेंगे आज की क्लास में। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। BSDF का मतलब होता है बाई डायरेक्शनल स्कैटरिंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये इस्तेलाह ग़ालिबन 1980 में बार्टेल, टेर्निक और वुल्फ ने मुतारिफ करवाई। अक्सर इसका इस्तेमाल आम रियाजियाती फंक्शन यानी मैथमेटिकल फंक्शन का नाम देने के लिए किया जाता है, जो किसी सतह से रोशनी के बिखरने के तरीके को बयान करता है। मुझे मालूम है कि आप लोगों को इसकी कक समझने लगी होगी। इसको ऐसे समझ लें कि आप अगर किसी डॉक्टर से पूछें कि सर दर्द की बीमारी को मेडिकल साइंस में क्या कहते हैं, तो वो आपको एक बहुत लंबा चौड़ा मुश्किल सा अजीब सा नाम बताएगा, जिसको सुनकर आप कहेंगे कि भाई ये वाला सर दर्द ही ठीक है। तो आप भी इसको सिर्फ प्रिंसिपल BSDF के नाम से याद रखें और इससे ज़्यादा दिमाग खपाने की कोई ज़रूरत नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आइए चलते हैं अब ब्लेंडर की तरफ। सबसे पहले तो हम एक छोटा सा स्टूडियो बना लेंगे जहाँ पे हम मटेरियल को वाज़ेह तौर पे देख सकें। उसके लिए मैं सबसे पहले Shift A प्रेस करके प्लेन ऐड करूँगा। इस वाले क्यूब को उठा के हम थोड़ा साइड पे कर लेते हैं। तो इसको मैं Y एक्सिस में स्केल करूँगा, जिसके लिए मैं पहले S प्रेस करूँगा, फिर Y प्रेस करके छोड़ूंगा। इतना तकरीबन Y एक्सिस में कर लेते हैं और फिर इसको थोड़ा सा स्केल करेंगे X एक्सिस में। अगर आपने शॉर्टकट कीज़ वाली क्लास अच्छी तरह प्रैक्टिस की थी तो आपको शॉर्टकट कीज़ याद होंगी। उसके बाद मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके जाऊंगा एडिट मोड में और यहाँ से एज सिलेक्शन मोड ऑन करके इस एक सिंगल एज को सिलेक्ट करूँगा और E प्रेस करके इसको एक्सट्रूड करूँगा Z डायरेक्शन में। उसके बाद मैं सिलेक्ट करूँगा इस एज को और इस पे अप्लाई करूँगा बेवल अप्लाई करने के लिए मैं कंट्रोल B प्रेस करूँगा और इसके अंदर सेगमेंट्स ऐड करने के लिए मैं अपने माउस का व्हील स्क्रॉल करूँगा। अगर आपने मेरी तमाम क्लासेस स्टेप बाय स्टेप सारी देखी हैं तो ये सारे स्टेप्स आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होंगे। इसके बाद मैं वापस जाऊँगा ऑब्जेक्ट मोड में और इस पर राइट क्लिक करके शेड स्मूथ पे क्लिक कर दूँगा। तो अब आप देखें हमारा ये स्टूडियो तैयार है तकरीबन। अब सिर्फ हमने इसके ऊपर अपना ये क्यूब रखना है। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लूँगा, तकरीबन इतना, और इसको थोड़ा सा कर लेते हैं ऊपर। लाइक इतना कर लेते हैं और कैमरा सेट कर लेते हैं अपना। यहाँ पे कैमरा सेट करने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। ये सारी चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे आपको ऑलरेडी अपनी पिछली 20 क्लासेस के अंदर सिखा रहा था। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें याद होंगी। इसको यहाँ से हम सेट कर लेंगे कैमरे को। G और Y प्रेस करके मैं इसको मूव करूँगा। तो तकरीबन हमारा स्टूडियो तैयार है। जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने मटेरियल अप्लाई करना हो उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और यहाँ प्रॉपर्टीज़ विंडोज़ में आके मटेरियल प्रॉपर्टी पे क्लिक कर दें। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का पैनल आ जाएगा। हो सकता है कि इसकी जगह पर आपको दूसरी तरह का पैनल देखने मिले। लाइक अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँ तो हो सकता है कि आपको इस तरह की कोई चीज़ देखने को मिले। तो अगर इस तरह का पैनल अगर आपको देखने को मिलता है तो आपने सिंपल यहाँ न्यू पे क्लिक करना है। तो न्यू पे क्लिक करते ही आपको वापस से इस तरह का पैनल देखने को मिलेगा। इसको हम कहते हैं नोट और प्रिंसिपल BSDF कहते हैं और इसको PBR शेडर भी कहते हैं। यहाँ सबसे ऊपर आपको एक छोटा सा लेयर मोड मिल रहा है, जिसके अंदर आपको डिफरेंट मटेरियल्स की लेयर्स नज़र आएंगी। जैसे जैसे आप इसमें मटेरियल ऐड करते जाएंगे, यहाँ प्लस के साइन पे क्लिक करके यहाँ पे उसकी डिफरेंट लेयर्स बनती जाएंगी, जो कि हम अगली क्लास में सीखेंगे। अगर आप इस मटेरियल को डिलीट करना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ पे माइनस के बटन पे क्लिक करके इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और वापस इसके ऊपर न्यू मटेरियल अप्लाई करने के लिए न्यू पे क्लिक कर सकते हैं। इसके नीचे जो ये ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे आप क्लिक करके इसको रीनेम कर सकते हैं। लाइक मैं इसको सब सरफेस का नाम दे देता हूं। तो आप देखें कि यहाँ पे भी इस मटेरियल का नाम चेंज हो गया।
इसके साथ ये एक छोटी सी विंडो बनी हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे आप जितने भी मटेरियल अप्लाई करते हैं वो यहाँ पे सेव होते रहते हैं। आप चाहें तो इनको डिलीट भी कर सकते हैं। लाइक अगर मेरे ऑब्जेक्ट के ऊपर अभी सब सरफेस अप्लाई हुआ है और बाकी के जो 3 मटेरियल्स थे इनको मैंने यूज़ नहीं करना है या ये एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं, तो इनको डिलीट करने का तरीका ये है कि आप यहाँ से फाइल मेन्यू में जाएं, उसके बाद आप यहाँ क्लीन अप पे आएंगे और यहाँ से अनयूज्ड डेटा ब्लॉक्स पे क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपको यह बताएगा कि यहाँ पे 3 किस्म के मटेरियल्स एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ नीचे ऑप्शन में बता देगा स्टेटस बार में कि ये तीनों डिलीट हो चुके हैं। अब अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखें कि वो तीनों के तीनों जो मटेरियल्स थे वो यहाँ से डिलीट हो चुके हैं और आपके पास सिर्फ करंट मटेरियल है जो आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर रखा है। इसके साथ नीचे आगे 3-4 ऑप्शंस और हैं, इसको हम अगली क्लासेस में आगे चल के पढ़ेंगे। लिंक वगैरह है, ये मटेरियल्स को कैसे लिंक करते हैं वो हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। इसके नीचे प्रीव्यू का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी प्रीव्यू विंडो देखने को मिलेगी जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि आप जो मटेरियल अप्लाई करने वाले हैं वो डिफरेंट टाइप की शेप्स के ऊपर या डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट के ऊपर किस तरह का लगेगा अप्लाई होने के बाद। लाइक अगर फ्लैट सरफेस है तो आप फ्लैट पे क्लिक करके देख सकते हैं। स्फेरिकल शेप है आपके पास तो उस पर चेक कर सकते हैं। क्यूब पे चेक कर सकते हैं, या आपके पास कोई ग्रास या हेयर टाइप की कोई चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर ये कैसा लगेगा, शेडर में कैसा लगेगा, क्लॉथ्स वगैरह पे कैसा लगेगा, या फ्रूट्स वगैरह के ऊपर जैसे पानी हो गया या कोई भी चीज़ हो गई फ्रूट वाली उसके ऊपर ये कैसा लगेगा। ये प्रीव्यू विंडो है। इसके नीचे आपको मिलता है सरफेस के नीचे लिखा हुआ है यूज़ नोट्स के बारे में, और नोट्स को अप्लाई करने का तरीका हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, तो इसको हम फिलहाल छोड़ देते हैं। इसके नीचे लिखा है सरफेस के नीचे आपको लिखा आ रहा है प्रिंसिपल BSDF। ठीक है, प्रिंसिपल BSDF के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे BSDF या PBR शेडर्स देखने को मिलेंगे। इनके ऊपर हम एक बिल्कुल सेपरेट क्लास बनाएंगे जिसमें हम इनको 1 बाय 1 समझेंगे। इसके नीचे है CGX, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको मल्टी स्कैटर CGX का ऑप्शन मिलेगा। इसको आपने फ़िलहाल नहीं छेड़ना, इसको GGX पे ही रहने दें। और इसके नीचे जो ऑप्शन है इसको भी आपने नहीं छेड़ना, और इसके नीचे ऑप्शन है रैंडम वॉक का, इसको भी आपने नहीं छेड़ना। इन दोनों को हम आगे चल के जब इसको समझने की ज़रूरत पड़ेगी तब मैं आपको इसके बारे में भी समझा दूंगा कि ये हम कहाँ पे और किस लिए यूज़ करते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको टेक्स्ट यहाँ पे पढ़ने में आसानी हो। इसके नीचे है बेस कलर सिंपल, आपने अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा कलर अप्लाई करना है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको जाना पड़ेगा मटेरियल व्यू में या रेंडर व्यू में। हम रेंडर व्यू में चले जाते हैं और यहाँ से बेस कलर आप जौन सा भी रखना चाहें अपनी मर्जी से रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कलर चेंज करने के लिए 3 तरह के ऑप्शंस दिए गए हैं। एक RGB है, आप यहाँ से रेड, ग्रीन और ब्लू की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके इंसर्ट करके आप यहाँ से अपना कलर बना सकते हैं। इसके अलावा HSV के ज़रिए भी बना सकते हैं या आप कोई कलर कोड भी यूज़ कर सकते हैं। इसके नीचे ऑप्शन है सब सरफेस क्या चीज़ है, अगर आपने कभी जलती हुई टॉर्च के ऊपर अपना हाथ रख के देखा हो तो जिस तरह से टॉर्च की रोशनी आपके हाथ से पास होकर दूसरी तरफ शो हो रही होती है, उसकी लाइट आपके हाथ के ऊपर, ये उस तरह का इफेक्ट बनाती है कुछ, जैसे कैंडल्स वगैरह होती हैं या लीव्स वगैरह होते हैं दरख्त के। अगर इसको आप यहाँ से बढ़ाएं तो फिर आपको यहाँ पे एक रोशनी देखने को मिलती है। अगर आप गौर से देखें तो आपको यहाँ पे वो इफेक्ट देखने को मिलेगा। लाइक यहाँ से लाइट आ रही है हमारी और यहाँ इस बॉक्स के अंदर इंटर हो रही है इस कॉर्नर से। अगर आप इसको खुद प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो फिर आपको ज़्यादा वाज़ेह नज़र आएगा, और हो सकता है आपको यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर बाइंडिंग्स वगैरह भी शो हो रही हों, लेकिन वो जब आप खुद अपने ब्लेंडर में अप्लाई करेंगे तो आपको शो नहीं होंगी। मुमकिन है कि आपको शो हो रही हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह से। तो ये सब सरफेस स्कैटरिंग वही काम करता है जैसे आप एक जलती हुई टॉर्च के ऊपर अपना हाथ रख लेते हैं। उस तरह की सरफेस आपने बनानी हो तो आप सब सरफेस का इस्तेमाल करते हैं, और आप इसका कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप सेम कलर भी ले सकते हैं। आप यहाँ से आई ड्रॉपर लेके और सेम कलर के ऊपर भी क्लिक करके उसको पिक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको सब सरफेस स्कैटरिंग की समझ आई होगी। यहाँ पे अगर आप इफेक्ट देखें गौर से तो फिर आपको सही समझ में आएगी। इसके
इसके नीचे सब सरफेस IQR है। IQR क्या होता है? इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हम जब गिलास बनाना सीखेंगे तब आपको समझ आएगी, अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे IQR क्या होता है। उसके नीचे सब सरफेस एनिस्ट्रोपी है। एनिस्ट्रोपी क्या चीज़ है, ये भी नीचे अभी हम एनिस्ट्रोपिक इफेक्ट में पढ़ेंगे कि एनिस्ट्रोपी क्या चीज़ होती है। फिलहाल मैं इस बॉक्स को डिलीट करके यहाँ पे एक यूवी स्फीयर ऐड कर लेता हूँ। शिफ्ट A प्रेस करूँगा और मैश में जाके यूवी स्फीयर ले लूँगा। इसको हम थोड़ा सा रिसाइज करके छोटा कर लेते हैं, लाइक इतना, और इसको कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर। और यहाँ से चले जाते हैं कैमरा मोड में, कैमरा सेट कर लेते हैं। कैमरा सेट करने के लिए मैंने एक पूरी कंप्लीट क्लास ऑलरेडी रिकॉर्ड करके उसमें सिखा चुका हूँ। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो लाजमी देख लें। कैमरा टू व्यू पे चेक करेंगे ताकि हमारा कैमरा व्यू लॉक हो जाए, और अब जब हम कोई भी मूवमेंट करेंगे यहाँ पे तो वो हमारा कैमरा व्यू मूव होगा। यहाँ से कैमरा सेलेक्ट करके मैं इसको सेट कर लेता हूँ G और Y। जी जनाब, कैमरा हमारा तकरीबन सेट हो चुका है। अब हम वापस आ जाते हैं अपने नॉर्मल व्यू के अंदर, और इस पर राइट क्लिक करके मैं इसको कर रहा हूँ शेड स्मूथ। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, बहुत छोटा हो गया, लाइक इतना। थोड़ा सा इसको मज़ीद ऊपर कर लेते हैं। जी जनाब, तो अब इसके ऊपर हम यहाँ से क्लिक करके न्यू मटेरियल अप्लाई करेंगे। सब सरफेस स्कैटरिंग हमने समझ लिया क्या होता है। इसके नीचे हमारे पास अगला जो ऑप्शन है वो है मेटालिक का। मेटालिक जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि कोई भी मेटालिक सरफेस बनाने के लिए, कोई भी मेटल हमने बनाई है उसके ऊपर हम मेटालिक मटेरियल अप्लाई करने के लिए इस मेटालिक का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 1 कर दूं, ये 0 से लेकर 1 के दरमियान वर्क करता है, तो कुछ इस तरह का मटेरियल हमारे पास अप्लाई हो गया। एक काम हम और कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक HDRI अप्लाई कर देते हैं। HDRI कैसे अप्लाई करना है, इसके ऊपर हमने पूरी क्लास ऑलरेडी देखी हुई है। यहाँ पे हम वही अपना क्रिसमस स्टूडियो वाला HDRI सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये HDRI अप्लाई करते ही आपको कुछ इस तरह की सरफेस देखने को मिलेगी। तो आपने अगर मेटालिक मटेरियल अप्लाई करना है ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो आप यहाँ से मेटालिक की वैल्यू को 1 कर सकते हैं। और मैं यहाँ से 3D कर्सर ये हाइड कर रहा हूँ ताकि ये यहाँ पे शो ना हो, राइट। तो मेटालिक सरफेस बनाने के लिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे मेटालिक सरफेस अप्लाई करने के लिए हम यहाँ से मेटालिक को यूज़ करेंगे। इसके नीचे है स्पेकुलर। स्पेकुलर क्या करता है, इसके हम एक डुप्लीकेट ले लेते हैं। शिफ्ट D करके डुप्लीकेट लूँगा मैं एक, और इसको मूव करूँगा Y एक्सिस में। पहले G प्रेस करके छोड़ूंगा, फिर Y प्रेस करके छोड़ूंगा। ये आ गया हमारे पास एक न्यू ऑब्जेक्ट। अब न्यू ऑब्जेक्ट लेने के बाद आप देखें कि यहाँ पे जो मटेरियल अप्लाई हुआ है, ये मटेरियल इसके ऊपर भी अप्लाई हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको चेंज करता हूँ कलर वगैरह, तो आप देखें कि ये दोनों का कलर चेंज हो रहा है, राइट। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने क्या करना है, 2 काम आप कर सकते हैं। या तो इसको यहाँ से डिलीट कर दें, इस मटेरियल को, और यहाँ से दोबारा न्यू मटेरियल ऐड कर लें, राइट। इसको मैं वापस अंडू कर रहा हूँ Ctrl Z से। और दूसरा तरीका ये कि आप सिंपल इस कॉपी के बटन पे क्लिक कर दें। अभी आप देखें कि इसका नाम है मटेरियल, लेकिन जैसे ही मैं इस कॉपी के बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इसका नाम चेंज हो जाएगा और एक नया मटेरियल ऐड हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से कुछ भी चेंज करूँ तो ये सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई होगा, इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को मटेरियल के साथ कॉपी करते हैं तो उसका जो मटेरियल होता है वो प्रीवियस ऑब्जेक्ट के साथ ही लिंक्ड होता है, ठीक है। तो मेटालिक आपको समझ आ गया होगा। अब समझते हैं स्पेकुलर को। स्पेकुलर क्या चीज़ है, यहाँ पे जो आपको एक वाइट कलर का शेड नज़र आ रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे लाइट का, इसको हम कहते हैं स्पेकुलर। अगर यहाँ से मैं स्पेकुलर को 0 कर दूँ तो आप देखें कि ऑब्जेक्ट बिल्कुल फ्लैट हो गया, राइट। लेकिन इसका स्पेकुलर में जैसे ही बढ़ाऊँगा तो इसके ऊपर आपको लाइट का एक शेड नज़र आने लगेगा, जिससे एक डायमेंशन आपकी क्रिएट होती है ऑब्जेक्ट के अंदर। आप इसको जितना बढ़ाना चाहें इसको यहाँ से बढ़ा सकते हैं इजीली, राइट। तो ये है हमारा स्पेकुलर।
इसके बाद इसकी एक और डुप्लीकेट कॉपी ले लेते हैं शिफ्ट डी से, और इसको हम मूव कर लेंगे वाई एक्सिस में थोड़ा सा यहाँ पे, और इसका मैं यहाँ से मटेरियल डिलीट करके न्यू मटेरियल अप्लाई कर लूँगा। स्पेकुलर के नीचे स्पेकुलर टिंट है। स्पेकुलर टिंट क्या होता है, जो ये स्पेकुलर है इसके टिंट को कम ज़्यादा करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से टिंट का आपको मालूम ही होगा टिंट क्या होता है, अगर नहीं मालूम तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं टिंट के बारे में। टिंट इज़ जस्ट लाइक ओपेसिटी, ठीक है। उसके नीचे है रफनेस। रफनेस क्या होती है कि आपके ऑब्जेक्ट में, जिसको हम उर्दू में कहते हैं खुरदुरापन, जितनी ज़्यादा आप रफनेस इसकी इंक्रीज़ करेंगे आपका ऑब्जेक्ट उतना रफ हो जाएगा। इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको ठीक से समझ आ सके। इसको कर लेते हैं रेड। तो अभी आप देखें कि ये कितना रफ हो गया ऑब्जेक्ट। आपके ऑब्जेक्ट में जितनी कम रफनेस होगी लाइट उतनी ही कम रिफ्लेक्ट करेगी। अगर मैं यहाँ से रफनेस को डिक्रीज़ करके ज़ीरो कर दूँ तो आप देखें कि ये कितना शाइनी हो गया, और इसके अंदर आपका HDR भी नज़र आ रहा है, ठीक है। और अब ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्लास्टिक की सरफेस होती है, और इस रफनेस को आप चाहें तो मेटालिक के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए हमने इसके ऊपर मेटालिक अप्लाई किया था, यहाँ पे आप देखें तो मेटालिक की वैल्यू 1 है, और अगर आप इसकी रफनेस को कम करेंगे तो ये मज़ीद मेटालिक हो जाएगा लाइक दिस। आप चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से वाइट की जगह आप चाहें यहाँ से येलो ले सकते हैं तो ये गोल्ड की तरह हो जाएगा। ग्रीन ले सकते हैं, रेड ले सकते हैं, आपने जिस कलर की भी मेटल क्रिएट करनी है, ठीक है। तो रफनेस के ये दो फ़ायदे हैं। अगर आप मेटालिक के बगैर अप्लाई करेंगे तो ये प्लास्टिक की तरह का कुछ इफ़ेक्ट देगा, और अगर आप मेटालिक के साथ रफनेस अप्लाई करेंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो बहुत ज़्यादा शाइनी मेटल बन जाएगी, लाइक क्रोम वगैरह जैसे होते हैं उस तरह के। तो ये 3 तरह की सरफेस उम्मीद है आपको समझ आई होगी। एक और इसकी डुप्लीकेट कॉपी ले लेते हैं शिफ्ट डी से, और मैं इसको रखूँगा थोड़ा सा यहाँ पे करके। इसका मटेरियल भी मैं यहाँ से करूँगा डिलीट, और यहाँ से न्यू अप्लाई करते हैं। उम्मीद है आपको ये 3-4 मटेरियल्स अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अब रफनेस के नीचे जो अगली चीज़ है वो है एनिस्ट्रोपिक। एनिस्ट्रोपिक क्या चीज़ होती है, अगर आपने किचन में देखा होगा, ख़ास तौर से स्टील के बर्तनों के ऊपर आपको एक पंखे की तरह का एक इफ़ेक्ट बना हुआ मिलता है। अक्सर ख़वातीन ने देखा होगा शायद, और हो सकता है उन्होंने देखा हो लेकिन उन्हें पता ना हो कि ये क्या चीज़ है। किसी भी स्टील के बर्तन पे या बोल्ट्स वगैरह के ऊपर या अक्सर प्लास्टिक की चीज़ों के ऊपर भी ये इफ़ेक्ट बनाया जाता है खूबसूरती के लिए। इसको कहते हैं हम एनिस्ट्रोपिक इफ़ेक्ट। अगर वो इफ़ेक्ट आप बनाना चाहते हैं ब्लेंडर में तो उसके लिए हम एनिस्ट्रोपिक यूज़ करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट ऐड कर लेता हूँ। मैं शिफ्ट ए प्रेस करके एक सर्कल ऐड करूँगा यहाँ पे। इसको कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर, और एडिट मोड में जाके मैं इसको फिल करूँगा क्योंकि ये अभी एक लाइन ही है तकरीबन। मैं F प्रेस करके इसको फिल कर दूँगा। उसके बाद मैं एक्सट्रूड करूँगा इसको थोड़ा सा थिकनेस देने के लिए, E प्रेस करके तकरीबन इतनी। उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा ऑब्जेक्ट मोड में, और इसको हम R प्रेस करके रोटेट करेंगे Y डायरेक्शन में 90 डिग्री पे। ये सारी शॉर्टकट कीज़ आपको पानी की तरह याद होनी चाहिए। अगर शॉर्टकट कीज़ आपको याद नहीं होंगी तो आपका वर्क फ्लो बहुत स्लो हो जाएगा। इसको स्केल करके छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको यहाँ पे रख लेते हैं तकरीबन इतना। इसको फिर थोड़ा सा स्केल करके बड़ा कर लेते हैं तकरीबन इतना। तो इस पे एनिस्ट्रोपिक इफ़ेक्ट अप्लाई करने के लिए हम इस पे न्यू पे क्लिक करेंगे, और इसका कलर मैं चेंज कर रहा हूँ बेस कलर ब्लैक, क्योंकि ब्लैक में बहुत ज़्यादा वाज़ेह तौर पे आपको नज़र आएगा। और यहाँ से हम अप्लाई करेंगे एनिस्ट्रोपिक को 1 पे कर देंगे, ठीक है।
लेकिन ये आपको इस वक्त शो नहीं होगा क्योंकि हम इस वक्त हैं रेंडर इंजन ईवी के अंदर, और रेंडर इंजन ईवी के अंदर आपको ये इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इस इफ़ेक्ट को देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा साइकिल्स के अंदर। इसका मैं व्यू पोर्ट कम कर लेता हूँ, 30 कर लेते हैं। यहाँ से डीनॉइज अप्लाई कर लेते हैं। थोड़ी देर में आपको जैसे ही ये प्रीव्यू मोड इसका लोड हो जाएगा साइकिल्स का, तो फिर आपको ये वाज़ेह तौर पे नज़र आने लगेगा कि ये एनिस्ट्रोपिक इफ़ेक्ट बन चुका है। इसको ईवी में कैसे अप्लाई करते हैं, उसके लिए नोट्स अप्लाई करने पड़ते हैं, वो हम आगे चल के सीखेंगे। मैं आपको एक अलग से क्लास बना के बता दूंगा कि आप एनिस्ट्रोपिक इफ़ेक्ट को ईवी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फ़िलहाल हम आ जाते हैं अपने मटेरियल के अंदर, और एनिस्ट्रोपिक के नीचे आता है जनाब एनिस्ट्रोपिक रोटेशन। यहाँ से आप इसकी रोटेशन चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 0.2 कर दूँ तो ये मज़ीद आपको वाज़े तौर पे नज़र आएगा। आप यहाँ से इसकी सेटिंग्स चेंज करके जिस तरह का भी इफ़ेक्ट आपने इसके ऊपर एनिस्ट्रोपिक इफ़ेक्ट अप्लाई करना है, आप उसमें तब्दीली कर सकते हैं। साइकिल्स के अंदर ये थोड़ा सा प्रीव्यू होने में थोड़ा सा टाइम लगाता है, जिसकी वजह से थोड़ा धुंधला नज़र आ रहा होगा आपको, लेकिन जब आप ख़ुद ब्लेंडर में अप्लाई करेंगे तो आपको वाज़े तौर पे ये नज़र आ जाएगा। वापस अभी हम चलते हैं अपने ईवी इंजन के अंदर। जो बुनियादी चीज़ आपको समझानी थी, उम्मीद है वो आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी। इसके बाद हम आ जाते हैं वापस अपने इस सब्जेक्ट के ऊपर, और इस पे हम अप्लाई करके देखेंगे अपना नेक्स्ट मटेरियल। नेक्स्ट चीज़ है एनिस्ट्रोपिक के बाद शीन। शीन क्या चीज़ होती है? अक्सर आपने देखा होगा कि फ़ोटोग्राफ के अंदर जब कोई हम फ़ोटो लेते हैं, उसके अंदर हमारे बालों के ऊपर लाइट का एक इफ़ेक्ट नज़र आ रहा होता है, उसको हम कहते हैं शीन। ठीक है, जगह जगह पे बालों पे कुछ ख़ास मकामात के ऊपर एक लाइट का शेड नज़र आ रहा होता है, उसको हम शीन कहते हैं। लाइक अगर मैं इसको ब्लैक कर दूँ, इस पर आपको इतना वाज़ेह पता नहीं चलेगा, ये बालों वगैरह के ऊपर ज़्यादा मालूम होता है। अगर मैं यहाँ से जाके इसका शीन बढ़ाऊँ तो आप यहाँ पे गौर से देखें, यहाँ साइडों से आपको एक वाइट कलर का ग्लो अंदर की तरफ आता हुआ फील होगा। राइट, तो ये इफ़ेक्ट ज़्यादातर बालों वगैरह के लिए यूज़ होता है, उसके ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है ये। तो इस पे आपको इतना फील नहीं होगा क्योंकि ये स्फेरिकल है। तो इसको कहते हैं हम शीन, और शीन के नीचे है शीन टिंट। ये है शीन का टिंट, यानी इसमें शीन में आपने जितना टिंट रखना है आप उसको चेंज कर सकते हैं। शीन के नीचे है क्लियर कोट। क्लियर कोट क्या चीज़ है? ये आपने अगर देखा हो कार पेंट्स के ऊपर या कुछ सरफेस के ऊपर, अगर आप गौर करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पेंट के ऊपर एक प्लास्टिक की या शीशे की पतली सी परत चढ़ी हुई होती है। अगर आप गाड़ियों के ऊपर गौर करेंगे, कार पेंट के ऊपर अमूमन ये चीज़ देखने को मिलती है। ये क्लियर कोट वही है, और इसको अगर मैं यहाँ से बढ़ा दूँ तो आप देखें कि आपको एक ऐसा इफ़ेक्ट इसके ऊपर देखने को मिलेगा जैसे पेंट के ऊपर एक अलग से शीशे की तरह एक परत चढ़ी हुई है। अगर इसको मैं यहाँ से मेटालिक करूँगा तो आपको और ज़्यादा वाज़ेह समझ आएगा। इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ से इसका कलर हम कर लेते हैं जनाब, कोई और कलर करके देखते हैं, मैजेंटा कर लेते हैं। मैजेंटा कलर में अगर आप अब देखें, आपको ये यहाँ से देखें, आपको लग रहा है थोड़ा सा ये रेड है, हालांकि रेड नहीं है, ये मैजेंटा ही है, लेकिन ये सिर्फ उस क्लियर कोट को अप्लाई करने के बाइस आपको यहाँ पे एक ऐसा इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है जैसे कि पेंट के ऊपर एक प्लास्टिक की या शीशे की पतली सी परत चढ़ी हुई होती है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आप खुद से ब्लेंडर में इसको अप्लाई करके समझेंगे तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा कि इसमें क्या फ़र्क है। यहाँ से अगर आप गौर करें तो आपको एक पतली सी परत नज़र आ रही होगी शीशे की तरह की, राइट। तो इसके लिए हम अप्लाई करते हैं क्लियर कोट, और इस मटेरियल को हम ज़्यादातर कार मॉडलिंग करते वक्त कार्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लगती हैं। अब एक और इसकी कॉपी ले लेते हैं, इस वाले की ले लेते हैं शिफ्ट डी से, और इसको मैं मूव कर रहा हूँ वाई एक्सिस में। यहाँ
इसका मटेरियल भी मैं डिलीट करके यहाँ से न्यू ले लेता हूँ। क्लियर कोट के बाद है क्लियर कोट रफनेस है, ये आपने कितनी रखनी है। रफनेस वही है जो अभी हमने यहाँ पे ऊपर रफनेस पड़ी थी, जितनी ज़्यादा आप इंक्रीज़ करेंगे आपके मटेरियल की सरफेस जो है वो उतनी ज़्यादा खुरदुरी हो जाएगी और लाइट को उतना ही कम रिफ्लेक्ट करेगी। जितना ज़्यादा उसको घटाएंगे रफनेस को उतनी ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। इसके नीचे ऑप्शन है IQR का। IQR अभी हम समझेंगे इसमें ट्रांसमिशन के साथ। ट्रांसमिशन क्या चीज़ है कि अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट को मिरर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी ट्रांसमिशन को 0 से बढ़ा के 1 कर देते हैं और अभी आपको यहाँ पे शो नहीं हो रही। उसकी वजह ये है कि इसकी रफनेस इस वक्त 0.5 है। ट्रांसमिशन अप्लाई करने के लिए रफनेस का 0 होना ज़रूरी है। जैसे ही मैं यहाँ से रफनेस को 0 करूँगा तो आप देखें कि ये एक मिरर इफ़ेक्ट देने लग गया। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि ये गिलास है, ये गिलास नहीं है और उसका सबूत ये है कि आपको यहाँ से इसके पीछे का बैकग्राउंड नज़र नहीं आ रहा है। यानी इसके पीछे एक रेड कलर की बॉल पड़ी है लेकिन आपको यहाँ साइड से वो दिखाई नहीं दे रही। और ये जो आपको रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है ये आपके HDRI का है और ये इस वक्त ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कि ये एक मिरर हो। EV इंजन में इसको यहाँ से ऑन करना पड़ता है। इसको अगर मैं मज़ीद इम्प्रूव करना चाहता हूँ इफेक्ट को तो मुझे यहाँ से स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन को ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि आप इसको मिरर को गिलास में कन्वर्ट करें यानी ट्रांसपेरेंट गिलास के अंदर, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको जाना पड़ेगा अपने रेंडर इंजन की सेटिंग के अंदर, जो कि हमने अपनी रेंडर इंजन वाली क्लास में बहुत डिटेल में समझा था और मैंने आपको बताया था कि ये गिलास इफेक्ट को इनेबल करने के लिए होता है। तो इसको जब आप यहाँ से खोलेंगे, इसको पहले आपने चेक करना है स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन को और इसके बाद आपने यहाँ से चेक करना है रिफ्रैक्शन को। रिफ्लेक्शन क्या चीज़ होती है कि लाइट आपके ऑब्जेक्ट की सरफेस से टकरा के बाउंस कर जाती है, ठीक है। लेकिन रिफ्रैक्शन क्या होती है, रिफ्रैक्शन आपके ऑब्जेक्ट के सरफेस से टकरा के उसके आर पार निकल जाती है। जितने ज़्यादा आपके ऑब्जेक्ट का IQR होगा, जिसे हम इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं, आपका ऑब्जेक्ट उतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट शो होगा। तो यहाँ से आपने रिफ्रैक्शन ऑन कर दिया। अब आपने वापस आना है ऑब्जेक्ट के मटेरियल पे और इसको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ नीचे आपको सेटिंग्स के अंदर एक ऑप्शन मिल रहा है स्क्रीन स्पेस रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसको आपने चेक कर देना है यहाँ से। जैसे ही आप इसको चेक करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा गिलास। आप चाहें तो इस नीचे वाले सब सरफेस ट्रांसलूसेंसी को भी चेक कर सकते हैं। और अब अगर मैं आपको इसे रोटेट करके दिखाऊं तो आप उस पर गौर करें, ये बन गया है आपका बिल्कुल ट्रांसपेरेंट गिलास। अभी आपको इसके आर पार दिखाई देगा, राइट। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ रही होगी। और अब हम समझेंगे IQR और ट्रांसमिशन को। हर ऑब्जेक्ट का इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिफरेंट होता है, जो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि लाइट बल्ब का इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, आइस क्यूब का क्या होता है। इसी तरह डिफरेंट ग्लासेस का या डिफरेंट ट्रांसपेरेंट शेप्स का IQR डिफरेंट होता है। आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चेंज करूँ तो आप ऑब्जेक्ट को गौर से देखें कि इसके अंदर आपको एक तब्दीली नज़र आ रही होगी, राइट। इसको हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। ये बाय डिफ़ॉल्ट 1.450 होता है। इसके नीचे है ट्रांसमिशन रफनेस। ट्रांसमिशन रफनेस क्या होती है कि आपने अपने गिलास को कितना ज़्यादा ब्लरी बनाना है। लाइक जैसे आपने देखे होंगे फोकी ग्लास विंडोज़ वगैरह के ऊपर, अगर वो इफेक्ट आप ऐड करना चाहते हैं तो आप इस ट्रांसमिशन की रफनेस को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये ट्रांसमिशन मटेरियल भी अच्छे से समझ आया होगा। अब हम बना लेते हैं इसकी एक और डुप्लीकेट कॉपी। इनको पहले हम कर लेंगे थोड़ा सा मूव लेफ़्ट साइड पे, कैमरा व्यू में चले जाते हैं और G प्रेस करके मैं Y प्रेस करूँगा। इनको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे रख देते हैं इस तरह, और इसकी मैं ले रहा हूँ एक और डुप्लीकेट कॉपी शिफ्ट D प्रेस करके, और यहाँ से Y प्रेस करूँगा ताकि ये लॉक हो जाए Y डायरेक्शन में। इसका मटेरियल मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ से न्यू मटेरियल ऐड करूँगा। और आज का हमारा आखिरी मटेरियल है इमिशन। इमिशन आपको उस वक्त समझ आएगा जब आपका बैकग्राउंड डार्क होगा।
मैं पीछे बैकग्राउंड सेलेक्ट करके इस पे न्यू मटेरियल अप्लाई करूँगा और इसको हम कर देंगे थोड़ा सा डार्क, लाइक इतना। अच्छा जनाब, यहाँ नीचे आ जाते हैं। इमिशन इस वक्त आपको नज़र आ रहा है ब्लैक। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करके यहाँ से वाइट कलर लेंगे तो आपको इमिशन यहाँ पे शो होने लगेगा, लेकिन ये इस वक्त आपको वाज़े तौर पे इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि हम इस वक्त रेंडर इंजन ईवी के अंदर हैं। और ईवी के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब तक आप ये ब्लूम इफ़ेक्ट चेक नहीं करेंगे, ओपन ऑन नहीं करेंगे इसको, तब तक आपका जो ग्लो है वो इस पे अप्लाई नहीं होगा। तो आप देखें कि अब ये थोड़ा सा ग्लो करने लग गया है। आप चाहें तो इमिशन की सेटिंग्स के नीचे जाके इसकी इमिशन स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। अगर मैं इसको 5 कर दूं तो आप देखें कि ये मज़ीद ग्लो करने लग गया लाइक लाइट बल्ब। तो आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर लाइट बल्ब में या ग्लोइंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ से इमिशन मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं और आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से फॉर एग्जांपल आप ग्रीन करना चाहें ग्रीन कर सकते हैं और सेम कलर आप चाहें तो बेस कलर पे भी अप्लाई कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इन मटेरियल्स की बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फेसबुक ग्रुप के अंदर अपना क्वेश्चन या क्यूरी लिख के पोस्ट कर सकते हैं। इसके नीचे ऑप्शन है अल्फ़ा का। अल्फ़ा क्या चीज़ होती है आपको पता ही होगा कि इसकी जो ट्रांसपेरेंसी होती है या ऑब्जेक्ट की ओपेसिटी होती है अल्फ़ा होती है। अगर मैं 0 कर दूंगा तो यहाँ पे ब्लैक हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि इसके ऊपर जो मटेरियल का अल्फ़ा है वो 0 हो गया है। इसको आप 1 ही रहने दें बाय डिफ़ॉल्ट। इसके नीचे 3 ऑप्शंस और हैं, नॉर्मल, क्लियर कट नॉर्मल और टेंजेंट। ये क्या चीज़ है, ये हम जब अपने शेडिंग नोट्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है। इनके साथ एक और नोट कनेक्ट होता है और उसको कनेक्ट करने के लिए हमें शेडिंग मोड में जाना पड़ता है, नोट्स अप्लाई करने पड़ते हैं, वो हम अगली क्लासेस में चल के पढ़ेंगे। इसके नीचे कुछ और ऑप्शंस है लाइक वॉल्यूम, ये भी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। सेटिंग्स भी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। सेटिंग में से आज हमने सिर्फ एक ये स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, ये ग्लास ट्रांसपेरेंट ग्लास बनाने के लिए। और इसके नीचे अगली चीज़ है मटेरियल लाइब्रेरी। ये सेपरेट टॉपिक है एक, इसके ऊपर मैं एक पूरी क्लास बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने मटेरियल्स की एक कस्टम लाइब्रेरी बना के उनको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और बार बार आपको वो मटेरियल बनाना नहीं पड़ेगा। आप उसको सेव करके रख सकते हैं और फिर जिस प्रोजेक्ट में भी चाहें उसको अप्लाई कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैंने एक लर्न एक्सिस के नाम से लाइब्रेरी बना के रखी है जिसके अंदर मेरे पास 4 से 5 यहाँ पे बने बनाए मटेरियल्स मौजूद हैं। मैं कोई एक मटेरियल आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। लाइक इसके ऊपर अगर मैं अप्लाई कर दूँ ये वाला, यहाँ से मैं अप्लाई टू सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखें कि आपको थोड़ा सा ये इस टाइप का देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इस तरह का मटेरियल है, ये मैंने बनाया था डायमंड के लिए। ये आपको ज़्यादा समझ आएगा यूवी स्फीयर के ऊपर। ठीक है, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, स्केल इतना। तो अब अगर मैं इसके ऊपर अपना वो मटेरियल अप्लाई करके दिखाऊं, बहुत ही खूबसूरत मटेरियल है। इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करके अप्लाई टू सेलेक्टेड करूँगा तो आप देखें कि ये एक डायमंड का इफ़ेक्ट, जैसे डायमंड होता है ये बिल्कुल उस तरह शाइन करेगा। ये साइकिल्स में और भी रियलिस्टिक लगता है और इन फ्यूचर मैं कुछ बनाने वाला हूँ इससे। तो ये थे जनाब हमारे मटेरियल्स, ये था हमारा प्रिंसिपल BSDF। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर इसमें कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बारी आती है आज के असाइनमेंट की। आपकी आज की असाइनमेंट ये है कि आपने इसी तरह एक छोटा सा स्टूडियो बनाना है जैसे मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है, राइट। और इस स्टूडियो को बनाने के बाद आपने यहाँ पे 2-3 जितने भी आप चाहें यहाँ पे डिफरेंट इसी तरह मटेरियल अप्लाई करें, चाहे वो क्यूब हो या यूज स्फीयर हो। और उसके बाद उसका आपने रेंडर लेना है। अगर आप रेंडर नहीं लेना चाहते, आपका पीसी सपोर्ट नहीं कर रहा या आपका पीसी बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, आपके पास जीपीयू नहीं है, तो आप यहाँ से जाके उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। विंडो में जाएंगे
और विंडो में जाके यहाँ पे सेव स्क्रीनशॉट पे क्लिक कर देंगे तो इसका एक स्क्रीनशॉट आ जाएगा और वो स्क्रीनशॉट लेके आपने मेरे फेसबुक ग्रुप में पोस्ट करना है। अपना नाम, अपनी सिटी का नेम और जो जो मटेरियल आपने बनाए होंगे वो आपने वहाँ पे लिखने हैं कि आपने कौन कौन सा मटेरियल अप्लाई किया है। तो ये थी आज की क्लास जो कि बहुत लंबी हो चुकी है ऑलरेडी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और इस कंप्लीट कोर्स को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, ख़ासतौर से अपनी फेसबुक के ऊपर लाजमी शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो घर बैठे आपकी तरह ब्लेंडर सीखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।